तो ब्लैकस्टोन ने कहा है क्राइम इज एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज. सो एवरी वायलेशन ऑफ लॉ is what a violation of public right and duties. That is why in heinous offences state is the party. तो जो भी वायलेशन है पब्लिक राइट्स का या ड्यूटीज का, तो वो हीनियस ऑफेंसेस में देखें तो दैट इज आल्सो अ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. तो आप लोग को इस तरीके से ये पॉइंट याद रखना है इन केस अगर ये पीटी में आता है. तो वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज किसने कहा है? Blackstone. Okay. So there are few definitions of crime. Oh no. Okay. Okay, Bantham ने कहा है offenses are whatever legislative has prohibited for good or bad reasons. This is quite simple. I mean, in the end, what is the wish of a legislature? That is the law. जो हमारी स्टेट चाहती है वो लॉ बन जाता है. और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टेट कंसिडर करती है, जैसे क्या लेजिस्लेटिव इंटेंट है एंड व्हाट इज़ द पब्लिक ओपिनियन. जैसे हमारे जो अमेंडमेंट आए 2016 और 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, तो निर्भया वाला केस हुआ था. दैट इज़ अ वेरी पैथेटिक केस. तो उसकी वजह से एक जो कंसाइंस बना पब्लिक का कि देयर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज फॉर द सेफगार्ड ऑफ द वुमेन्स. इस वजह से हमारा 2018 एंड 16 अमेंडमेंट्स आए. सो एक पब्लिक की कंसाइंस भी होती है जिसके द्वारा लॉ बनते हैं. जब मैं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ बेटर वे. ओके, देन Canny, what Canny had told, will you please tell me? ओके, कैनी ने कहा था कि सैंक्शन इज प्यूनेटिव. अगर कोई क्राइम होता है, क्राइम्स आर रॉन्ग्स हुज सैंक्शन इज प्यूनेटिव. ओके, और हम कहाँ चले गए? ये इनवर्ट वाली फाइल दी. ओके. ओके, कैनी ने सिंपल सी बात कही है कि क्राइम जो है एक रॉन्ग है और वो प्यूनेटिव भी होता है, क्योंकि अगर आप कोई ऑफेंस करोगे तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर पनिशमेंट फॉर दैट. ओके, एंड इसको रेमिसिबल यानी कि इसकी रेमिटेंस कोई पब्लिक पर्सन नहीं दे सकता है. रेमिटेंस होगा तो वो अथॉरिटी के थ्रू होगा. एंड इन अ मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेजिस्लेचर इज़ द अथॉरिटी या गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स आर द अथॉरिटी. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें जो कम्यूटेंस होता है या रेमिटेंस होता है पनिशमेंट का, दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नर एंड yes president. Elements of crime I had told you yesterday, so they are quite clear. That is one is human being, क्योंकि अब हम लोग काफ़ी मॉडर्न ज्यूरिस्टिक बहुत मॉडर्न क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम में आ चुके हैं. तो वी आर नाउ डोंट पनिश एनिमल्स. सो देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग, देयर शुड बी अ इविल इंटेंट, दैट इज मैनसीरिया. और मैनसीरिया इन आवर इंडियन लॉ is differ from provision to provision. Somewhere it is reason to believe, somewhere it is fraudulently, somewhere it is dishonestly. So there are various type of manseria in our provisions. Good faith. So जब हम provisions पढ़ेंगे particular, तो हम लोग को अच्छे से समझ आएगा कि we are a different criminal justice system as compared to England. England में you have to prove the manseria in order to punish a person, in order to inflict a criminal liability on any person. So you have to prove manseria. But in our law there is no need to prove the manseria, because
एवरी प्रोविजन हैव डिफाइंड इट्स मैंसीरिया। हम जैसे मर्डर भी पढ़ते हैं, हम अगर थेफ्ट पढ़ते हैं, तो उसमें मैंसीरिया पहले से ही डिफाइन है। वो जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। सो एक्टस होना चाहिए, एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंट। तो सच इंटेंट इज द इंटेंट दैट इज इवल, दैट इज अ मैंसीरिया। ओके, एंड इंजरी भी होना चाहिए। अब इंजरी नहीं होगी तो फिर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं आएगा ना। इन सिविल टर्म्स अगर आप देखो, कॉज ऑफ एक्शन कब आएगा आपके पास? जब इंजरी हो जाएगी। ओके, सो नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये सारे पार्ट थोड़ा ड्राई है, बट इस पार्ट में से इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल एंड वेरी बेसिक पॉइंट्स। आपसे उठा के इंटरव्यू में कोई जल्दी सेक्शंस नहीं पूछेंगे, आपसे वो बेसिक्स पे बात करेंगे कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं हैं। तो आपको अगर अपने बेसिक्स क्रिमिनल लॉ से के आपको क्लियर रखना है, तो इन सब चीज़ों पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए। ओके, सो मैंसीरिया, सो this is a very cardinal principle of manseria, criminal law, that is actus non facit ream nisi mansit rea। ये आप लोग ने पढ़ा ही होगा पहले। सो व्हाट डज इट मीन? यस, वेरी गुड। हाँ, ओके, सो दिस इज अ वेल नोन मैक्सिम ऑफ क्रिमिनल लॉ। It means the act itself does not make a man guilty unless intentions were so. So एक एक्ट जो होता है वो किसी इंसान को गिल्टी नहीं करता है जब तक इंटेंशन ना हो, यानी कि एक्टस एंड मैंस रिया दोनों होना चाहिए, तभी किसी इंसान को आप पनिश कर सकते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो फ्रॉम दिस मैक्सिम follows another maxim, that is okay, so this is the maxim, actus me invito factus non est mens actus. Okay, which means an act done by me against my will is not my act at all. Some of the times ऐसा होता है कि somebody had put you on gun point और उसने कहा है कि आप ऐसा काम करो, थेफ्ट करो, या फिर आप किसी को जाओ एंड स्लैप दैट पर्सन। तो उसमें आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, बट अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ थ्रेट, डर के मारे, या आपने ये सोचा कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द बिगर एवल, कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, आपने वो एक्ट कर दिया। तो ऐसे एक्ट में आपको फिर पनिश नहीं किया जाता है। सो दिस मीन्स, बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। लॉ इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, and sometimes you will find that exceptions are more important than the law. This means an act, in order to be punishable at law, must be willed act or voluntary act. So hope this thing is clear from this point, कि आपका स्वेच्छा से वो एक्ट किया हुआ हो और आपका वॉलंटरी एक्ट हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया हो, and at the same time must have been done with a criminal intent. ओके, तो वॉलंटरी एक्ट हो और एक्टर्स हो आपका और क्रिमिनल इंटेंट हो। सो द इंटेंट एट द एक्ट बोथ मस्ट कंकर टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। क्राइम जब ही होगा जब वो दोनों हो जाएंगे, बोथ। वेयर क्रिमिनल इंटेंट नेसेसरी टू कंसिडर क्राइम इज वांटिंग, देयर इज नो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जनरली बात कही गई है, अगर क्रिमिनल इंटेंट नहीं होगी तो क्राइम नहीं माना जाएगा, कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। बट देयर इज अ एक्सेप्शन, दैट इज unless the offense is expressly or by necessary implication punishable without reference to the wrongdoer. So they are talking about the strict liability here. Okay? समझ आया आप लोगों को? आपको
ओके, थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्ड भी कर दे रहे हैं, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ओके, आई मीन यू आर अटेंडिंग माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम. तो अभी आप लोग मेरे पढ़ाने के तरीके से मतलब वाकिफ़ नहीं है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड. क्लास में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है. और फिर जुडिशरी की ऐसी क्लास होती है ना, यू आर लर्निंग 90% फ्रॉम मी, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग 10% फ्रॉम यू. सो आप लोग को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. और जुडिशरी की प्रिपरेशन से पहले ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि यू आर अ जज. आपको अपना जुडिशल माइंड जब ही डेवलप होगा जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि मैं जज हूँ. क्योंकि फिर आप कंसेप्ट को, चीज़ों को एक जज की तरह देखोगे. और जब आप बन जाओगे जज, तो आपको लगेगा दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग. जब तक आप नहीं बन रहे हो, ये जब जो प्रोसीजर चल रहा है, आपका प्रिपरेशन फेज, इसमें आपको लग रहा है कि जज इज़ अ वेरी बिग थिंग. बट वंस you become the judge, you will realize that I had conquer my victory and it's not a big deal. तो अपने आप को वो फीलिंग दो कि आप लोग अभी से जज हो, और एक जुडिशल माइंड आप अप्लाई करो अपना, और एक जुडिशल माइंड ही आपको जज बनाएगा. जुडिशल एक्टिविज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनग्रॉसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी पढ़ो आप उसके बारे में सोचो. ओके ओके ओके. Intention and motive distinguished in context of Manseria. So this is very interesting. Okay, so in the context of Manseria, a distinction has to be drawn between intention and motive. अब आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. When we talk about Manseria, Manseria क्या होता है? What is Manseria? Guilty mind. Okay, that's nice. So what is relevant in deciding the guilt of the offender is his intention of doing that particular act. तो जो रिलेवेंट होता है ना, जब हम डिसाइड करते हैं गिल्ट अफेंडर की, तो जो रिलेवेंट है सबसे ज़्यादा वो उसकी इंटेंशन है कि उसने वो पर्टिकुलर एक्ट क्यों किया, वो क्राइम क्यों किया, एंड नॉट द मोटिव बिहाइंड डूइंग दैट एक्ट. और जो उसके पीछे मोटिव था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है और जनरली रिलेवेंट भी नहीं होता है. सो दिस एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा बिल्कुल कि मोटिव की क्या पोजीशन है और इंटेंशन की क्या पोजीशन है व्हेन वी टॉक अबाउट मैंसरिया. द मोटिव इन कमिटिंग अ क्राइम मे बी गुड आर आइडियल, बट द इंटेंशन मे नॉट नेसेसरली बी सो. मोटिव हमारा, कोई अगर हम क्राइम कर रहे हैं, मानो मैं ब्रेड चुरा रहा हूँ, मान लो ए ब्रेड चुरा रहा है इन ऑर्डर टू फीड बी सी. बी सी आर द चाइल्ड ऑफ ए. ठीक है, उसका मोटिव तो अच्छा है बिकॉज हर हिज चिल्ड्रंस आर स्टार्विंग एंड दे मे बी डाई बिकॉज ऑफ दैट. बट यहाँ पर जो उसका एक्ट है और उसकी जो एक्ट है, हमारा जो उसका इंटेंशन है, अगर हम मैंसेरिया उसका देखें तो दैट इज ही इज डूइंग मूविंग अ थिंग एंड ही इज डूइंग अ थेफ्ट एंड दैट इज द फॉरबिडन एंड पनिशेबल एक्ट. सो उसका मोटिव तो ठीक है कि ही विल, आई मीन, गिव फूड टू द ब्रेड टू द चाइल्ड, बट उसका करने का तरीका गलत है और उसकी इंटेंशन गलत है, उसका मैंसरिया गलत है. तो हम यहाँ उसका मोटिव नहीं देखेंगे कि वो मतलब भूखे बच्चों को जाके खाना देगा. हम ये देखेंगे कि ही इज़ जस्ट बाइफिकेटिंग द लॉ, ही इज जस्ट इन द वायलेशन ऑफ द लॉ. ओके, so this is quite clear. I mean, crime may be good or ideal, but the intention may not necessarily be so. For example, if a person sneaks into his neighbor's house to steal away a few loaves of bread from letter's kitchen in order to feed his starving children, although his motive is good, he shall nevertheless be guilty of the offense of theft. ठीक है, मोटिव गुड है, अगर हम उस बेसिस पे आएंगे तो आप उसको कभी पनिश ही नहीं कर पाओगे. But his intention was to steal away the bread, which was, I mean, okay. His intention was bad and which was wrongful and forbidden by law of crime. ठीक है? Hope you understand this. This is quite simple. Law is a subject of social science. Law is very simple. उसको बहुत अच्छे से समझिए. लॉ इज़ वेरी वास्ट
और आप लोगों को जुडिशरी के लिए रिसर्च नहीं करनी है। सारी कंसेप्ट, सारी चीज़ें आपको जितना पता होना चाहिए उतनी पता होना चाहिए। अगर आप रिसर्च करने बैठ जाओगे, जैसे मैंने डेटा एक्सक्लूसिविटी, ट्रेड सीक्रेट एंड फार्मास्यूटिकल IPR पे रिसर्च की है, तो आई हैड कंसल्टेड लाइक 15 बुक्स, 100 of papers, 10 to 15 research works and projects on that. So I was doing a research on that. But you people are preparing for the judiciary. तो आप लोग को बहुत बेयर मिनिमम कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन पता सब होना चाहिए। और जो टॉपिक्स हैं मेंस के, आपको बस उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और अच्छे से नॉलेज क्या है, आप जब मेंस लिखने जाओगे 10-20 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, बहुत मिनिमम टाइम होता है। पहले तो आप सेक्शन ही लिख पाओगे, 1-2 केसेस डाल पाओगे, 1-2 इलस्ट्रेशंस डाल पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंक्रीट होना चाहिए, जिससे ये हो कि वो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करे उसको अट्रैक्ट करे कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, और उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए आंसर राइटिंग की। देन दिस विल गिव यू अ एज इन द मेंस राइटिंग। तो जो बेसिक कंसेप्ट, जो टॉपिक्स आते हैं, उसको बहुत अच्छे से कमांड करना है और बहुत अच्छे से फिर चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो दिस एग्जाम्पल इज क्लियर।